माय डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। मैं डॉक्टर रोज़ी शाह। आज हम बीए पार्ट फर्स्ट के सेकंड पेपर में सामाजिक संरचना में नातेदारी की भूमिका एवं महत्व को समझेंगे। इसके साथ ही हम भारत में नातेदारी व्यवस्था के अंतर्गत जो भारत में नातेदारी व्यवस्था पर विभिन्न क्षेत्रों में भारत के जो अध्ययन हुए हैं उनके बारे में भी जानेंगे। भारत में नातेदारी व्यवस्था, परिवार, विवाह एवं नातेदारी को लेकर भारत के विभिन्न क्षेत्रों में अनेक अध्ययन किए गए हैं, जैसे कि AC नैयर तथा मदान ने उत्तरी क्षेत्र का, E.K. गफ तथा मैकोमैक ने दक्षिण क्षेत्र का अध्ययन किया है। परंतु ये अध्ययन एक गांव या प्रदेश तक ही सीमित है। हाल ही में श्रीमती लीला दुबे ने सोशियोलॉजी ऑफ किंगशिप नामक पुस्तक की रचना की और उसमें विभिन्न अध्ययनों पर टिप्पणी की है। लुई ड्यूमा ने उत्तरी व दक्षिणी क्षेत्र तथा कुछ गांवों का तुलनात्मक अध्ययन प्रस्तुत किया। इन विभिन्न अध्ययनों के अंतर्गत संपूर्ण भारत की नातेदारी का व्यवस्थित उल्लेख करने का श्रेय श्रीमती इरावती कर्वे को है। उन्होंने अपनी पुस्तक भारत में बंधुत्व संगठन में नातेदारी का उल्लेख भौगोलिक एवं भाषीय दृष्टि से बहुत विस्तार पूर्वक किया है। श्रीमती इरावती कर्वे ने भौगोलिक क्षेत्र के आधार पर संपूर्ण भारत की बंधुत्व व्यवस्था के 4 और भाषाई आधार पर 3 भागों में उन्हें विभक्त करके उनकी व्याख्या प्रस्तुत की है। भौगोलिक आधार पर जो उन्होंने 4 भागों में इन्हें विभाजित किया है वह इस प्रकार हैं। उत्तरी क्षेत्र हिमाचल से लेकर सिंध, पंजाब, कश्मीर, यूपी, MP, बिहार, बंगाल, असम, नेपाल। मध्य प्रदेश, राजस्थान, MP, ओडिशा, गुजरात, महाराष्ट्र आदि। दक्षिण क्षेत्र कर्नाटक, मालाबार, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल, पश्चिम ओडिशा व दक्षिण बिहार। इसके बाद मैं आपको बता रही हूँ पूर्वी क्षेत्र बर्मा, तिब्बत, असम एवं पूर्वी पहाड़ी क्षेत्र। ये भौगोलिक आधार पर श्रीमती इरावती कर्वे ने 4 भागों में इन्हें विभक्त किया है। अब हम भाषाई आधार पर श्रीमती इरावती कर्वे ने जो प्रस्तुत किया है विभाजन, वो मैं आपको बताने जा रही हूँ। सबसे पहले भारोपीय परिवार, इसमें पंजाबी, सिंधी, बिहारी, हिंदी, बंगाली, असमी, राजस्थानी, गुजराती, मराठी, उड़िया एवं कोंकणी। द्रविड़ परिवार, इसके अंतर्गत आएगा तेलुगु, कन्नड़, तमिल, मलयालम, टोडा, कोडागु, कोलामी, गोंडी। और इसके बाद जो उन्होंने तीसरा जो प्रकार बताया है वह है आग्नेय एशियाटिका परिवार। उसमें जो भाषाएं आएंगी वो है मुंडी, सओरा, संथाली, खासी, गढ़वा, भूमिया, ज्वांग, बोंडो आदि। अब हम सामाजिक संरचना में नातेदारी की भूमिका एवं महत्व पर बात करेंगे। नातेदारी के सिद्धांतों को हमने समझ लिया है। एक व्यक्ति समाज के अन्य पहलुओं को समझने में भी तभी सक्षम होता है जब वह नातेदारी व्यवस्था को जानता है। सरल और आदिम समाजों में नातेदारी एक वास्तविक संस्था है। फर्द की मान्यता है कि नातेदारी एक ऐसी छड़ है जिस पर एक व्यक्ति जीवन भर निर्भर रहता है। ये अगणित स्थितियों में उसके व्यवहार पर नियंत्रण रखती है। नातेदारी का अध्ययन न केवल रोमांचक ही है अपितु उपयोगी भी है। सामाजिक संरचना में नातेदारी की भूमिका एवं महत्व को मैं आपको कुछ बिंदुओं में रख कर के समझाऊंगी। सबसे पहले विवाह एवं परिवार का निर्धारण। नातेदारी ही तय करती है कि एक व्यक्ति के विवाह का क्षेत्र क्या होगा, किस प्रकार का विवाह निषेध है, किसे मान्यता दी गई है और किसे अधिमान्यता
यानी दूसरे शब्दों में ये जो बाहिर्विवाह, अंतर्विवाह, समलिंग, सहृदोज एवं विषमलिंगी विवाह आदि का निर्धारण नातेदारी के आधार पर ही होता है। परिवार में रक्त एवं विवाह संबंध पर आधारित सदस्य पाए जाते हैं। दोनों ही प्रकार के सदस्यों को हम नातेदार कहते हैं। परिवार का विस्तार नातेदारी का विस्तार ही है एक तरह से। परिवार के प्रकार विभिन्न नातेदारों की भूमिका में पाए जाने वाले भेदों को स्पष्ट करते हैं। उदाहरण के लिए जैसे मातृसत्तात्मक परिवार में भाई की भूमिका अपने बहन के परिवार में महत्वपूर्ण है। वही परिवार का संचालन करता है और सभी प्रकार की आर्थिक क्रियाओं का केंद्र होता है। परिवार की शक्ति सत्ता उसके हाथ में होती है। पति ऐसे परिवारों में महत्वपूर्ण भूमिका अदा नहीं करता है। इसके विपरीत हम देखते हैं कि पितृसत्तात्मक परिवारों में बहन के परिवार में भाई की भूमिका नगण्य है। रेडक्लिफ ब्राउन जो मानव शास्त्री हैं, उनके अनुसार नातेदारी व्यवस्था का प्रकार्यात्मक उन्होंने जो विवेचना की है, उसके अनुसार उनकी मान्यता है कि विवाह एवं नातेदारी एक दूसरे के मध्य व्यवस्था उत्पन्न करते हैं। वंश, उत्तराधिकार एवं पदाधिकार का निर्धारण। नातेदारी वंशावली का निर्धारण करती है। वंशावली की लंबाई प्रतिष्ठा का मापदंड होती है। परिवार, वंश, गोत्र, भ्राता दल नातेदारी के ही विस्तृत स्वरूप हैं। भूतकाल के वंश संबंधियों का ज्ञान प्राप्त कर व्यक्ति महसूस करता है कि वह इतिहास विहीन नहीं है, बल्कि उसकी भी कहीं जड़ें हैं। एक व्यक्ति की संपत्ति एवं पद का हस्तांतरण किन लोगों में होगा, कौन कौन से उसके दावेदार होंगे, ये नातेदारी के आधार पर ही तय होता है। नातेदारी का प्रारंभिक अध्ययन वकीलों एवं विद्याशास्त्रियों द्वारा किया गया था। संभवतः वह अधिकार, दावे, दायित्व, पितृ अधिकार और पितृ बंधुत्व आदि का ज्ञान कर उन्हें कानूनी रूप देना चाहते थे। वे साथ ही इस प्रकार के नियमों की भी रचना करना चाहते होंगे कि कौन किसका उत्तराधिकारी होगा तथा क्या किसे प्राप्त होगा। यदि नातेदारी के बाद किसी अन्य को उत्तराधिकार का अधिकार प्राप्त होता है तो तब नातेदारी की व्याख्या की जाती है और नातेदारों में एक वरीयता का क्रम निश्चित किया जाता है। पितृवंशीय एवं मातृवंशीय परिवारों में वंश उत्तराधिकार एवं वंश पदाधिकार के नियम अलग अलग हैं। सभी प्रकार के समाजों में नातेदारी के संबंधों का उपयोग संपत्ति के स्वामी तथा उत्तराधिकारियों, पदाधिकारियों तथा उसके उत्तरवर्तीय अधिकारियों आदि के मध्य संबंधों को परिभाषित करने के लिए किया जाता है। आर्थिक हितों की सुरक्षा। मर्डॉक लिखते हैं कि नातेदारी समूह एक व्यक्ति नहीं बल्कि द्वितीय रक्षा पंक्ति का प्रतिनिधित्व करते हैं। जब एक व्यक्ति संकट अथवा कठिनाई में होता है अथवा उसे किसी आर्थिक कार्य को या सांस्कृतिक दायित्व को पूरा करना होता है, यदि सरल अर्थों में कहूँ तो उसे परिवार के बाहर सहायता की आवश्यकता हो, तब वह अपने विस्तृत नातेदारी समूह की ओर सहायता के लिए देखता है। समुदाय अथवा संपूर्ण जाति में अन्य सदस्यों की अपेक्षा नातेदारों को सहायता देने का दायित्व सर्वाधिक है। वे भी इसी प्रकार रिश्तेदारों में पारस्परिक दायित्वों में बंधा होता है। इनमें भी रक्त संबंधी विशिष्ट महत्व रखते हैं, क्योंकि वैवाहिक नातेदारों की तुलना में रक्त संबंधियों का एक व्यक्ति रक्त संबंधियों से अपने को अधिक निकट महसूस करता है। सामाजिक दायित्वों का निर्वाह। लोवी कहते हैं कि एक रिश्तेदार दूसरे रिश्तेदार को बिना फल की आशा किए हुए निःशुल्क सेवाएं देता है, जबकि उन्हीं सेवाओं के लिए यदि हम बाहरी व्यक्ति को करते हैं तो उसकी कीमत चुकानी पड़ती है। रिश्तेदार एक काउंसलर भी होते हैं, यानी परामर्श भी देते हैं। वह कठिन परिस्थितियों में एक सहायक एवं
युद्ध तथा शिकार की अवस्था में एक साथी होते हैं। इसी प्रकार से रिश्तेदारों की औरतें मिलजुल कर कृषि कार्य करती हैं, घरेलू कार्यों में मदद करती हैं, एक दूसरे के बालकों का पालन पोषण करती हैं। वर्तमान औद्योगिक एवं नौकरशाही युग में एक व्यक्ति का मूल्यांकन नातेदारी के आधार पर ना होकर योग्यता के आधार पर होता है और एक व्यक्ति से अपेक्षा की जाती है कि वह अपने पद एवं राष्ट्र के प्रति निष्ठावान रहे। विकासशील राष्ट्रों में तो नौकरशाही का तर्क नातेदारी की निष्ठाओं से हार जाता है। एक उच्च अधिकारी अपने से नीचे के अधिकारियों का चयन के समय योग्यता के स्थान पर संबंधों की निकटता को अधिक महत्व देता है। ये हमारे लिए भाई भतीजावाद है, लेकिन उसके लिए एक नैतिक कर्तव्य है। वर्तमान गतिशील समाज में नातेदारों का संबंध विस्तार पिता पुत्र संबंधों से आगे महत्वपूर्ण नहीं है और उनमें भी घनिष्ठता की कमी है। फिर भी वृद्ध माता पिता को अकेले रहने देने या सुरक्षा घरों में रखने की बात ग्रामीण और आदिवासियों को चौंका देने वाली एक अनैतिक प्रतीत होती है। आधुनिक समाज नातेदारी संबंधों की कमी वाला समाज कहा जा सकता है, फिर भी उनमें नातेदारों के मनोभावों और दायित्व तो शामिल हैं। यदि हमारे सगे चाचा मामा बुआ आदि का पुत्र हमारे पास आता है या उसे कुछ कष्ट हो जाता है तो उसकी सहायता करना हम अपना कर्तव्य समझते हैं। इसमें एक और बात मैं उदाहरण बता रही हूँ। जैसे विक्टोरिया परिवार का प्रत्येक व्यक्ति एक दूसरे के प्रति निष्ठावान केवल इसीलिए ही था कि वे एक ही रक्त के थे। इसी आधार पर एक नातेदार की मृत्यु अथवा अपमान का बदला लेना बंधुओं का कर्तव्य माना जाता है। मानसिक संतोष नातेदारी के मनोभाव एक व्यक्ति को मानसिक संतुष्टि प्रदान करते हैं। हमारी औद्योगिक सभ्यता की मांगें हमें अव्यक्तिक नौकरशाही वाली विवेकपूर्ण सामाजिक संरचना की ओर अग्रसर करते हैं, जिसमें नातेदारी के मनोभाव तर्क संगत प्रतीत नहीं होते। फिर भी मनुष्य नातेदारी के बंधनों से मुक्त नहीं हो पाया है। एक व्यक्ति अपने पूर्वजों के चित्र घर में जैसे टांगता है, उसमें एल्बम जो होती है उसमें फ़ोटो का संग्रह करता है। इसके पीछे सैकड़ों वर्षों के नातेदारी केंद्रित अनुभवों शामिल होते हैं। मानवता का इतिहास इस बात को भी बताता है कि एक लंबी अवधि तक मानव जाति नातेदारी पर आधारित समूह में ही रही है। व्यक्ति का स्वास्थ्य, सुरक्षा, जीवन सभी कुछ नातेदारों के हाथ में था। नातेदारी विहीन व्यक्ति अपने को बिना सामाजिक प्रतिष्ठा वाला एक निकृष्ट रूप में मृत व्यक्ति के समान ही मानता था। मनुष्य की एक प्रवृत्ति ये भी होती है कि वह अपरिचित से डरता है और परिचित पर विश्वास करता है, और जो रक्त संबंधी होते हैं वो हमारे अधिक परिचित होते हैं क्योंकि वह हमारे ही अंग के यानी हमारे रक्त संबंधी हैं, तो हम मानते हैं कि वो हमारे अंग के ही हिस्से हैं। नातेदारों के बीच अपने को पाकर एक व्यक्ति आनंद, संतोष और खुशी महसूस करता है। मानवशास्त्रीय ज्ञान का आधार मानवशास्त्रीय अध्ययन में नातेदारी का ज्ञान एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। प्रारंभिक जो मानवशास्त्रीय हुए उनके जो अध्ययन उन्होंने किए वो नातेदारी पर ही अधिक थे, जैसे कि हेनरी मैन ने, लोवी ने, मार्गन ने, मैकलिन ने, बोआस मेलिनोवस्की ने, रेडक्लिफ ब्राउन, प्रिचार्ड आदि जो प्रमुख समाजशास्त्री प्रारंभिक हुए उनका अध्ययन या उनके जो मानवशास्त्रियों के अध्ययन थे वो जनजातियों के नातेदारी व्यवस्था, परिवार एवं विवाह आदि से अधिक संबंधित थे। मैं यहाँ ये बताना चाह रही हूँ कि प्रारंभिक मानवशास्त्रियों ने नातेदारी से संबंधित जो अध्ययन थे वह अधिक किए। वे नातेदारी के अध्ययन के आधार पर सामाजिक संरचना को क्योंकि समझना चाहते थे, साथ ही वे समाज एवं संस्थाओं के विकास में भी ये मानवशास्त्री रुचि रखते थे। नातेदारी का अध्ययन इस दिशा में बहुत अधिक सहायक सिद्ध हुआ। अनेक अध्ययनों से ये भी स्पष्ट हुआ है कि प्रारंभिक समाजों में वंशानुक्रम समूह की मूलभूत राजनीतिक, धार्मिक, आर्थिक और क्षेत्रीय इकाइयाँ रही हैं, और मैकलिन ने इन अवस्थाओं का उल्लेख किया है जिनमें संपूर्ण मानवता की नातेदारी एवं विवाह की संस्थाएं गुजरी हैं। उनकी मान्यता है कि प्रारंभ में नातेदारी की गणना स्त्रियों के माध्यम से होती थी, पुरुषों के माध्यम से गणना का विकास बाद के समय में हुआ।
जो प्रारंभिक मानव शास्त्री थे उन्होंने बहुत से अध्ययन किए और उनमें से कुछ एक दो अध्ययन मैं आपको और बताना चाहूँगी। मार्गन ने न्यूयॉर्क राज्य को इरोक्वीज जनजाति का अध्ययन जो किया, मार्गन ने न्यूयॉर्क राज्य की इरोक्वीज जनजाति का अध्ययन किया। उन्होंने वर्गात्मक संज्ञा व्यवस्था के आधार पर ये माना है कि परिवार एवं विवाह का विकास आदिम यौन साम्यवाद से हुआ। मार्गन एक अन्य उदाहरण दे रही हूँ। मार्गन द्वारा प्रेरित होकर ही एक लंबे समय तक मानव शास्त्री नातेदारी शब्दावली का अध्ययन करते रहे। इसीलिए ही आधे से अधिक नातेदारी का साहित्य केवल नातेदारी शब्दावली से भरा है। लोवी एवं बोआस उद्विकासीय योजनाओं के विरुद्ध थे। लोवी एवं बोआस उद्विकासीय योजनाओं के विरुद्ध थे। मेलानोवस्की ने ट्रोब्रियांट द्वीपवासियों का अध्ययन कर नातेदारी के अध्ययनों को नव जीवन प्रदान किया। आपने नातेदारी के मध्य भावनाओं एवं मनोभावनाओं का अध्ययन किया। रेडक्लिफ ब्राउन ने भी नातेदारी शब्दावली में रुचि दिखाई एवं तुलनात्मक उपागम का विकास किया। उन्होंने अधिकारों एवं दायित्वों को स्पष्ट करने के लिए नातेदारी तंत्र एवं सामाजिक संरचना के अध्ययन पर जोर दिया। विभिन्न समाजों में नातेदारी के अध्ययन के महत्व पर प्रकाश डालते हुए नेल्सन ग्रेवर्न कुछ कारणों का उल्लेख करते हैं जिन्होंने मानव शास्त्रियों को ऐसे अध्ययन करने के लिए प्रेरित किया है। उनमें से कुछ कारण इस प्रकार हैं। नातेदारी व्यवस्थाएं सर्वव्यापी हैं। सभी मानव समाजों की संरचना में थोड़े बहुत अंतर के साथ नातेदारी व्यवस्थाएं हमेशा महत्वपूर्ण होती हैं। मानव शास्त्रियों ने जिन समाजों का परंपरागत रूप से अध्ययन किया है उनमें अधिकतर नातेदारी व्यवस्था सामाजिक संगठन का महत्वपूर्ण सिद्धांत रहा है। नातेदारी व्यवस्थाएं अपेक्षाकृत रूप से अधिक सरलता से स्पष्ट की जा सकती हैं तथा उनका विश्लेषण भी सरलता से समझा जा सकता है। मानव शास्त्र में विभिन्न समाजों के अध्ययन ये स्पष्ट करते हैं कि नातेदारी एक अत्यंत महत्वपूर्ण संस्था है तथा ये संस्था सभ्य समाज की संस्था से भिन्न है। सामाजिक मानव शास्त्रियों का ध्यान नातेदारी के अध्ययन की ओर अधिक आकर्षित रहा है। सामाजिक मानव शास्त्र के उद्भव से पूर्व अन्य सामाजिक विज्ञानों ने समाज के विभिन्न पक्षों का अध्ययन किया है। इन लोगों ने नातेदारी व्यवस्था के अध्ययन की ओर ध्यान नहीं दिया है। सामाजिक मानव शास्त्रियों ने इस उपेक्षित विषय के अध्ययन के प्रति अपनी रुचि अधिक दिखाई है। धन्यवाद।